हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। आज हम लेके आए मॉक 2 का सॉल्यूशन केवीएस पीआरटी टीयर 2 का जो मॉक 2 था जिसकी पीडीएफ आपको कल टेलीग्राम चैनल पे मिल गई थी। ये उसकी सॉल्यूशन वीडियो है। तो जैसे कि आपको पता है हम टीयर 2 के लिए 10 मॉक टेस्ट की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसके अंदर मॉक 1 का सॉल्यूशन हो चुका है। मॉक 2 की पीडीएफ आपको कल मिली थी, सॉल्यूशन अभी मिल गया है। अब नेक्स्ट मॉक आपको कल मिल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको एज ए आंसर की वीडियो ही रखेंगे। ठीक है, सिर्फ आंसर्स बता दूंगा इंग्लिश हिंदी के, मैथ के स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, सब्जेक्टिव के आंसर्स की पीडीएफ इसी में अटैच है, तो आपको देख लोगे मिल जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन इज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन जो इस पैसेज में डिस्क्राइब है वो क्या है। तो वो ये है कि आर्कटिक में ना बाकी बचे हुए प्लैनेट से जो वार्मिंग है वो बढ़ती जा रही है लगातार। तो ये उसके बारे में पैसेज है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। पैसेज से क्या इन्फर कर सकते हैं, मतलब क्या समझ में आता है, क्या अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो इसका आंसर भी ऑप्शन बी आएगा कि मीथेन रिलीज फ्रॉम थॉइंग परमाफ्रोस्ट कुड वर्सन द एग्जिस्टिंग क्लाइमेट क्राइसिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ड ट्रैकरस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज मोस्ट नियरली मीन्स। मतलब इसका लगभग सिनोनिम बताना है। तो इसका सिनोनिम आएगा डेंजरसली अनप्रेडिक्टेबल एंड अनसेफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द टोन ऑफ द कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ द पैसेज। जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है उसकी टोन बतानी कैसी है। तो उसकी टोन है हमारी अर्जेंट और क्वेश्चनरी। ठीक है, फिर ये सेकंड पैसेज है, ड्रामा बेस्ड पैसेज है जिसमें प्रिंसिपल और मिस्टर वर्मा के बीच में डायलॉग्स हैं। तो इसके अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई वर द स्टूडेंट्स एंथुजियास्टिक ड्यूरिंग मिस्टर वर्माज क्लास। मिस्टर वर्मा की क्लास में बच्चे एंथुजियास्टिक क्यों थे। तो इसका आंसर आ जाएगा, दे वर पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टीचिंग मेथड डज मिस्टर वर्मा सपोर्ट। मिस्टर वर्मा कौन से टीचिंग मेथड को सपोर्ट करते हैं। तो इसका आंसर आएगा इंटरेक्टिव और पार्टिसिपेटरी, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हो। नेक्स्ट है, व्हाट डज द वर्ड इंटरेक्टिव मोस्ट नियरली मीन्स। मतलब इंटरेक्टिव का सिनोनिम बताना एक तरीके से। तो इसका आंसर आ जाएगा इन्वॉल्विंग एक्टिव पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द टोन ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड मिस्टर वर्मा। तो इनकी जो कन्वर्सेशन है, बातचीत हो रही है, उसकी टोन क्या है। तो इसका आंसर आ जाएगा एप्रिशिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टर ऑफ कंपोनेंट्स इन अ फॉर्मल बिजनेस लेटर। फॉर्मल बिजनेस लेटर में क्या होता है, सबसे पहले सेंडर से एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर से एड्रेस। तो सैल्यूटेशन पहले नहीं आएगी। ठीक है, डेट पहले नहीं आएगी, सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। बाकी हटा दे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट शुड आइडियली बिगिन विद। न्यूज़पेपर रिपोर्ट किससे स्टार्ट होनी चाहिए। रिपोर्टर्स पर्सनल ओपिनियन, डिटेल्ड बैकग्राउंड ऑफ ऑल पर्सन्स इन्वॉल्व, हेडलाइन एंड डेट लाइन, या क्रोनोलॉजिकल नरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट इवेंट। तो देखो, इसमें आएगा पहले, सबसे पहले हेडलाइन आती है और फिर एक डेट लाइन, जिसमें ये बताते हैं पैराग्राफ वन बाय वन पैराग्राफ में हम ये बताते हैं कौन था, क्या था, क्यों था, कहाँ था। तो वो एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। देखो, एडमायरिंग लिए, एडमायरिंग क्या है, एडजेक्टिव है, एल वाई लग गया तो वो एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा एडवर्ब। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स। ऑप्शन बी है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड हिज और हर असाइनमेंट। ऑप्शन सी है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड हिज और असाइनमेंट। ऑप्शन डी, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स। तो इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड हिज और हर असाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, द कमिटी विल अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो। तो द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड बाय द कमिटी टुमारो। ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लोज इन बोल्ड, आई नो व्हाट यू सेड। मैं जानता हूँ तुमने क्या बोला था। ठीक है, तो आई नो व्हाट यू सेड, इसमें व्हाट यू सेड जो क्लोज है वो कौन से टाइप का है ये बताना है। तो देखो, आई नो क्या जानता है, तो क्या का आंसर है व्हाट यू सेड, तो ये क्या होता है, ये नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा नाउन क्लोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट एट द मीटिंग। ना तो टीचर और ना ही बच्चे, मीटिंग में कोई भी प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, तो इसमें एरर बताना है कौन से होगा। तो इसमें एरर आ जाएगा जो वाज है ना, इसकी जगह क्या आएगा, वर। ठीक है, वाज शुड बी रिप्लेस विद वर। नेक्स्ट अब हिंदी का है गद्यांश। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 16 है, गद्यांश के अनुसार शिक्षा का मुख्य और वास्तविक उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है चरित्र निर्माण करना और आदर्श नागरिक बनाना। ये सबसे जो पहली लाइन है उसी में है। देखो, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल साक्षर होना या डिग्री प्रमाण पत्र प्राप्त करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना और उसे एक जिम्मेदार और आदर्श नागरिक बनाना। तो पहली लाइन में ही आंसर है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में समाज में भ्रष्टाचार और स्वार्थ बढ़ाने वाले
बढ़ने का मुख्य कारण गद्यांश में क्या बताया गया है? तो मुख्य कारण क्या बताया गया है? मुख्य कारण बताया शिक्षा प्रणाली का केवल व्यवसाय उन्मुख और आर्थिक सफलता पर केंद्रित होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। गद्यांश के अनुसार एक सुशिक्षित व्यक्ति की सही पहचान क्या है? तो कि कोई अच्छे से पढ़ा लिखा है कि उसकी पहचान क्या है? तो जो अपने ज्ञान का उपयोग समाज कल्याण और राष्ट्र निर्माण में करे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। गद्यांश में प्रयुक्त भौतिकवाद शब्द से लेखक का क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य ये है कि जो सांसारिक सुख सुविधाएं हैं, धन संपत्ति है, उसमें को जीवन में सबसे अधिक महत्व देना। नेक्स्ट है जीवनी और आत्मकथा में मूलभूत अंतर क्या है? देखो, आत्म मतलब खुद का, तो खुद की कहानी आत्मकथा होती है, जीवनी वो किसी की भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। जीवनी किसी अन्य व्यक्ति के जीवन पर लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा लेखक स्वयं अपने जीवन के बारे में लिखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रिपोर्ट लेखन की अनिवार्य विशेषता मानी जाएगी, विशेषकर शैक्षिक प्रशासनिक संदर्भ में? मतलब टीचर और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो रिपोर्ट लेखन होती है, वो इनमें से कौन सा जरूरी है उसमें होना? ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी। सूचनाओं की प्रस्तुति क्रमबद्ध, तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा व्यर्थ परिश्रम करना अर्थ में सबसे उपयुक्त है? कि बिना बात के मेहनत करना, तो इनमें से कौन सा होगा? आसमान से बातें करना, थोता चाहना, बाजे घना, ढाक के तीन पात, या बाल की खाल निकालना? तो देखो, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा ढाक के तीन पात। ठीक है, इसका मतलब होता है बेकार में मेहनत करना, व्यर्थ परिश्रम करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। संज्ञा के किस वर्ग में दिल्ली, गंगा, गीता? देखो, दिल्ली एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा व्यक्तिवाचक है, गीता भी व्यक्तिवाचक है, तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप संख्याओं के प्रयोग को देखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध और उपयुक्त माना जाएगा यदि कक्षा 3 के विद्यार्थी को 2 अंकों की संख्या सिखाई जा रही है? तो देखो, 2 अंकों की संख्या सिखा रहे हैं, तो जो मेरे पास 105 मोती है, ठीक है, फिर स्कूल में 19 कमरे हैं, उसने 3 सेब खाए, कक्षा में 7 बच्चे बैठे हैं। देखो, ये सिंगल डिजिट है, ये ट्रिपल डिजिट है, 2 अंकों की संख्या कौन सी है? 19 वाला, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द युग में संयुक्त अक्षर संयुक्त व्यंजन का सही और स्पष्ट उदाहरण मिलता है, ये पूछा है। तो देखो, कलम, किताब, बल, फल और कमरा या कमल इनमें नहीं है, विद्यार्थी और विद्यालय में है। ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जोड़े में दिए गए शब्द पर्यायवाची या समानार्थी है? तो ये देखना है किसका मतलब पर्यायवाची है दोनों वर्ड। तो शत्रु मित्र विलोम शब्द है, धन गरीबी विलोम शब्द है, बालक बूढ़ा विलोम शब्द है, अंधकार और तम क्या है? पर्यायवाची है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। वाक्य सीता ने राम को फूल दिए में रेखांकित पद राम को किस कारक का उदाहरण है? देखो, सीता ने राम को फूल दिए, अभी जो राम है, राम को है, ये कौन सा कारक है ये बताना है। ठीक है, तो देखो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यहाँ पे जो को है ना, इसका मतलब क्या है? सीता ने राम को फूल दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा संप्रदान कारक, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि ये फूल जो लेके आई है वो किसके लिए लेके आई? राम के लिए फूल लेके आई है ना, तो सीता ने राम को फूल देगा मतलब ये है सीता ने जो फूल लिए थे वो राम के लिए लिए थे, तो संप्रदान के लिए होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आ जाएगा संप्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें लिंग का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? मतलब सेंटेंस पढ़ेंगे, कौन सा गलत लग रहा है जेंडर के केस में वो बताना है। तो यह बच्चा आज बीमार है, सही लग रहा है। वह छात्र है पुस्तकालय में है, सही लग रहा है। ये लड़की बहुत होशियार है, वह कल अच्छी कविता सुनाया। तो देखो, इसमें एक ही जो गलत लग रहा है वो है ऑप्शन डी, वह कल अच्छी कविता सुनाया। नेक्स्ट है संधि विच्छेद के सामान्य नियमों को ध्यान में रखते हुए लोक प्लस उत्सव का संधि रूप कौन सा है? तो देखो, लोक प्लस उत्सव, ठीक है, इसको अगर जोड़ेंगे तो देखो, लोक में है लास्ट में और ओ, ठीक है, इसको जोड़ के क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा, गुण संधि है, तो ये हो जाएगा लोकोत्सव। तो इसमें ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों है, तो आपको ऐसा भी लगाओ वही सही माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों आंसर हो सकते हैं इसके, लोकोत्सव आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस वाक्य में वचन का प्रयोग गलत है? अब बताना वचन के हिसाब से कौन सा गलत है। इन बच्चों ने होमवर्क किया, वे मित्र खेल रहे हैं, यह किताबें बहुत अच्छी है, ये पेड़ बहुत ऊंचे हैं। तो देखो, इसमें ना जो ये ऑप्शन सी है ये गलत है। यह किताबें बहुत अच्छी है की जगह क्या आएगा? ये किताबें। बहुवचन में क्या आएगा? ये किताबें। ठीक है, ऐसे ही इसमें जो वह कल अच्छी कविता सुनाया, इसमें क्या आएगा? अच्छी कविता सुनाई। ठीक है, वह अच्छी कविता सुनाई।
वह कल अच्छी कविता सुनाई, तो अच्छी और सुनाई आएगा, और इसमें क्या आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न 2, 6, 12, 20, 30। तो देखो कितना बढ़ रहा है, 2 से 6 में गए तो +4 हो रहा है, फिर 6 से 12 पे गए +6 हो रहा है, 12 से 20 पे गए +8 हो रहा है, 20 से 30 पे गए +10 हो रहा है, तो अगला क्या होगा +12 होगा। तो 30 + 12 क्या आ जाएगा 42, तो आंसर आ जाएगा 42 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इफ द वेट ऑफ 12 शीट ऑफ थिक पेपर इज 40 ग्राम, हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वे 3.5 किलो। ठीक है, 3.5 किलो कितना होता है 3500 ग्राम। ठीक है, और देखो 12 शीट 40 ग्राम के बराबर है, तो एक शीट कितने के बराबर होगा 40/12 के बराबर एक शीट होगी। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे तो यह जाएगा 12×33.433। ठीक है, 3.33 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 1050, तो ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट है, अ क्लॉक शोज 3:30, द एंगल बिटवीन आवर एंड एंड मिनट हैंड। तो देखो 3:30 ही होता है, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री, ऑप्शन नहीं आ जाएगा। नेक्स्ट है, अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर 2400 रुपीज। ठीक है, तो 2400 रुपये के 80 सामान थे, तो एक सामान कितने का हो गया 30 रुपीज़ का हो गया। एंड सेल दैम एट 45 ईच, तो 30 रुपये का सामान वो 45 पे बेच रहा है, तो 15 रुपये एक्स्ट्रा बेच रहा है। 15 रुपये कितना होता है इसका, इसका होता है 50%। ठीक है, तो प्रॉफिट हो रहा है 50%। नेक्स्ट है, द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 5 और स्मॉलेस्ट 6। देखो ग्रेटेस्ट 5 क्या होगा, नो 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 नो, और स्मॉलेस्ट क्या होगा, ये मतलब ये होगा, इनको ऐड करेंगे तो 1, और 1 के पीछे 5 9, यही आंसर आएगा। 1 और 1 के पीछे 5 9, ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। व्हेन आस्क्ड टू डिवाइड अ नंबर बाय 6, रानी डिवाइडेड इट बाय 9 एंड गोट क्वेश्चन 21 एंड रिमाइंडर 3। तो देखो किसी नंबर को उसने 9 से डिवाइड करता है, जबकि करना 6 से था। 9 से डिवाइड करे, क्वेश्चन है 21, रिमाइंडर है 3, तो वापस क्या करो 21 की 9 से मल्टीप्लाई करो और 3 ऐड कर दो, तो डिविडेंड आ जाएगा। फिर उस डिविडेंड को डिवाइड कर दो 6 से, तो क्वेश्चन भी आ जाएगा, रिमाइंडर भी आ जाएगा। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 189 और +3, ये आ गया 192। 192 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, तो 6 3 18 12, 6 2 12, 32 से डिवाइड हो गया, तो क्वेश्चन आ गया 32, रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो ऑप्शन डी आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। तो अगर रेक्टेंगल है तो लेंथ अगर x है, ब्रेथ अगर x है, तो लेंथ कितना होगी 3x। पैरामीटर इज 240, तो देखो 3x और ये भी 3x और ये x, टोटल कितना हो गया 3 3 6 और 2 8। 8x अगर 240 के बराबर है, तो x हो गया 30 के बराबर, मतलब ब्रेथ हो गई 30 और लेंथ हो गई 90। एरिया पूछा है, तो 90 की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे एरिया के लिए, ये हो जाएगा 2700, ऑप्शन बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय पाइप इन 12 आवर्स एंड पाइप इन 15 आवर्स। ठीक है, तो देखो ए पाइप है जो कि 12 आवर्स में भर रहा है, पाइप भी 15 आवर्स में भर रहा है, तो पाइप ए का 1 घंटे में कितना भरेगा 1/12, बी भरेगा 1/15। ठीक है, कंबाइंड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, तो 12 15 नीचे के 60, 5 + 4 9, 9/60 1 घंटे में। ठीक है, टोटल काम 60/9 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 6.66, मतलब ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर फुल ऑफ लिक्विड, दिस लिक्विड इज फिल्ड into cylindrical bottles of diameter 3 centimeter and height 4 centimeter. The number of bottles needed is। इस तरह के क्वेश्चन में देखो क्या करते हैं, इसमें हम हेमिस्फेयर की वॉल्यूम निकालेंगे, फिर बोतल की वॉल्यूम निकालेंगे, और हेमिस्फेयर की वॉल्यूम को बोतल की वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो हेमिस्फेयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो ऊपर आएगा 2/3 पाई आर क्यूब, उसका रेडियस क्या है 9। ठीक है, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा सिलेंडर की क्यूब, मतलब बोतल सिलेंडर फॉर्म में, तो वो आएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, आर स्क्वायर एच। आर कितना है, देखो डायमीटर 3 है, तो रेडियस हो जाएगा 3/2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आर स्क्वायर मतलब 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, और हाइट है 4, तो मल्टीप्लाई 4, 4 से 2 2 खत्म, तो नीचे रह जाएगा 9। ठीक है, तो ये नीचे आ गया 9। ऊपर क्या है, पाई तो खत्म है, 2/3
मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। तो देखो ऊपर क्या है, 2/3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, और नीचे क्या है, नीचे है सिर्फ 3 × 3 मतलब 9 था, ठीक है। तो एक 9 से एक 9 खत्म, एक 3 से ये 3 गया, 9 3 से 27, 2 जा 54, ऑप्शन आ गया 54, ठीक है। वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम, ऊपर हेमिस्फेयर की और नीचे सिलेंडर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4032 एंड एचसीएफ इज 12, ठीक है। एलसीएम पूछे तो पता है, ये देखो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, सीधा फॉर्मूला बेस है। ये प्रोडक्ट है 4032, एचसीएफ है 12 इंटू एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है तो 4032 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 12 तिया 36, 43, 12 तिया 36, 7 2, 12 छंग 72, ठीक है, 336, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, द एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन इज 1386 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट 7.5 रुपये मीटर इज, वो बताना कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ठीक है। एरिया इतना है, तो देखो एरिया से हम क्या निकालेंगे, रेडियस, रेडियस से हम यूज करेंगे फिर सरकमफ्रेंस और फिर कॉस्ट से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, देखो सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1386, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1386 अपॉन में ये आ जाएगा नीचे 22 मल्टीप्लाई में 7, ठीक है। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आता है 441, तो यहाँ पे आर की वैल्यू आ जाएगी 21, क्योंकि आर स्क्वायर 41 है, तो 41 किसका स्क्वायर है, 21 का। रेडियस 21, सरकमफ्रेंस होते हैं 2 पाई आर, तो जगह 2 इंटू 22/7 इंटू 21, 7 से 21 गया 3, तो ये जगह 22 2 44 दिया, 40 थे 120 और 4 थे 12, 132 हो गया सरकमफ्रेंस, 132 मीटर। इसकी मल्टीप्लाई करने 750 से, तो 132 मल्टीप्लाई 7.50, इसको मल्टीप्लाई करके ये आते हैं 990, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 27, एवरेज 5 नंबर का एवरेज 27 है, इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम्स 25। अब देखो ये कह रहा है 5 नंबर का एवरेज 27 है, अगर एक नंबर को हटा दे तो एवरेज रह जाएगा 25। तो देखो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर। तो यहाँ पे अगर हम सम निकाल लें तो हो जाएगा कि मतलब वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 27 एवरेज है 5 लोगों का, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100, 7 पंजे 35, 135। और दूसरी बार 4 नंबर रह गए और एवरेज है 25, तो हो गया 100। तो जो नंबर बाहर गया है वो कितना गया होगा, 35 बाहर गया होगा, ठीक है, तभी एवरेज गिरा है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग पासिस अ पोल इन 15 सेकंड्स, ठीक है। 150 मीटर 5 सेकंड में 15 सेकंड में गया है, ठीक है। 150 मीटर 15 सेकंड में गया है, मतलब 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया है, लेकिन स्पीड पूछे किलोमीटर पर आवर में। तो 10 को हम क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, तो ये कितना आ गया, 18 टू 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैज बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो देखो लाइन ऑफ सिमेट्री ये होती है जिसके जोन से लाइन खींच देंगे तो उसके दोनों तरफ जो पार्ट है वो इक्वल हो, सेम टू सेम हो। देखो एम की ये वाली सिमेट्री है लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं है, ए की हॉरिजॉन्टल है लेकिन वर्टिकल नहीं है, के की हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल नहीं, लेकिन एक्स की हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल भी है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन 48721। तो देखो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 700 और फेस वैल्यू होगी 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 693 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी और डी दोनों 693 है, तो दोनों आंसर आ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों लगा सकते हो, आपका आंसर सही आ जाएगा। एक को ऑप्शन चेंज कर दो, एक को 639 कर दो, ठीक है। मान लेते हैं कि एक ऑप्शन क्या है 639 है, तो ऑप्शन 693 आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 45 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, बेस्ड ऑन द डेमोग्राफिक क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज मैच द फॉलोइंग बॉडीज विद देयर करेक्ट पॉपुलेशन क्राइटेरिया। तो करेक्ट पॉपुलेशन क्राइटेरिया से मैच करना है, सबसे पहले क्या है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फिर है म्युनिसिपल काउंसिल और फिर है नगर पंचायत।
तो महानगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत को मैच करना है। सिटीज एंड टाउन विद स्मॉलर पॉपुलेशन, सिटीज विद पॉपुलेशन बिटवीन 1 से 10 लाख और 10 लाख से ज़्यादा। तो देखो ये सबसे पहले जो हमारा ये होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब महानगर निगम, तो महा सबसे ज़्यादा इसी में होगा, तो जो सी है वो तो ए से मैच करेगा। ठीक है, 1 लिख देता हूँ। फिर जो ये है म्यूनिसिपल काउंसिल नगर पालिका, वो हो जाएगा 1 से 10 लाख वाली, और स्मॉलर टाउन हो जाएगा नगर पंचायत मतलब 3। ठीक है, तो हमारा आएगा 1 का सी, 2 का बी, 3 का ए, ऑप्शन ए ही आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। द एंशियंट टेक्स्ट अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य डिस्क्राइब्स अ डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर फॉर गवर्नेंस फ्रॉम द विलेज टू रीजनल लेवल। ठीक है, जो अर्थशास्त्र है उसमें मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में। तो उस स्ट्रक्चर के हिसाब से स्थानीय क्या है, ठीक है, स्थानीय जो होता है उसका रेफर वो किससे कर रहा है। पहला, सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फॉर एवरी 10 विलेज, अ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फॉर एवरी 100 विलेज, अ प्रोविंशियल हेडक्वार्टर फॉर एवरी 800 विलेज, या फिर विलेज काउंसिल इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। तो इसका आंसर आएगा प्रोविंशियल हेडक्वार्टर फॉर एवरी 800 विलेजेस। ठीक है, प्रत्येक 800 गांवों पर के लिए एक प्रांतीय मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। व्हेन स्टूडेंट इज टेस्टिंग अ सेल्फ मेड सील, व्हाट स्पेसिफिक मेथड इज रिकमेंडेड बाय द एनसीईआरटी टेक्स्ट इफ द क्राफ्टेड सील इज राउंडेड एंड नॉट फ्लैट। तो देखो जो सील बना रहा है क्राफ्टेड है, अगर वो राउंडेड बनानी है, फ्लैट नहीं बना रहा, तो उसके लिए क्या मेथड है जो एनसीईआरटी ने प्रिस्क्राइब करा है। ठीक है, तो विजुअल आर्ट का क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा प्रेस इट ऑन वेट क्ले और डो टू चेक द इम्प्रेशन। ठीक है, ये विजुअल आर्ट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। मैच द स्पेसिफिक फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स विद द करेक्ट करस्पॉन्डिंग टेस्ट एज पर द प्राइमरी अपर प्राइमरी मैनुअल। ठीक है, तो एजिलिटी किससे टेस्ट करेंगे, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस किससे, लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी और अपर बॉडी स्ट्रेंथ किससे चेक कर सकते हैं हम। ठीक है, तो टेस्ट हमारे पास सिट एंड रीच, मॉडिफाइड पुशअप, 4x10 मीटर शटल रन और 800 मीटर रन। ठीक है, तो ये देखो योगा एंड फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसमें देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, जो एजिलिटी है फुर्ती वाला, वो आ जाएगा 4x10 मीटर शटल रेस। ठीक है, तो ए का तो 3 हो गया। ठीक है, ऑप्शन में 2 ऑप्शन है जिसमें ए का 3 है। इसके बाद अगर अपर बॉडी स्ट्रेंथ की बात करें तो वो आ जाएगी हमारी पुशअप से। ठीक है, तो डी का 2 आ जाएगा, तो डी का 2 दोनों में है। ठीक है, अगर बात करें कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस और लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, एक है सिट एंड रीच, एक है 800 मीटर रन। तो देखो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस आएगा तो वो 4 में, और सिट एंड रीच कि बैठ के वहां तक पहुंचना है, वो हो जाएगा सी। ठीक है, तो अब ये किससे मैच कर रहा है, देखो सी का 1 और बी का 4, ये ऑप्शन ए ही मैच कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। While many plateaus have rocky soil that makes them less favorable for farming, which specific type of plateau is an exception because it often has rich black soil? एक सेकंड, इधर मैंने ठीक लगाया ना, हाँ, has rich black soil। कौन सा स्पेसिफिक प्लेट्यू एक्सेप्शन है, उसके पास ब्लैक सॉइल है। तो देखो ये वाला जो एसएसटी ज्योग्राफी का ना, ये प्लेट्यू वाला टॉपिक है, इसका आंसर आएगा लावा प्लेट्यू। नेक्स्ट है अ क्लास ऑफ स्टूडेंट इज प्लानिंग अ पिकनिक, देयर आर 2 पॉसिबल लोकेशन एंड द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू रेज देयर हैंड फॉर देयर प्रेफर्ड लोकेशन। कि वो पिकनिक पे जा रहे हैं, 2 पॉसिबल लोकेशन है, टीचर ने बच्चों से पूछ लिया कि हाथ उठाओ अपनी प्रेफर्ड लोकेशन के लिए। तो डेस्टिनेशन इज फाइनलाइज्ड बेस्ड ऑन विच एवर ऑप्शन विल गेट। तो जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे, जिसको ज़्यादा बच्चे हाथ उठाएंगे, उसको उस लोकेशन पे चले जाएंगे। तो ये गवर्नेंस का कौन सा कॉन्सेप्ट है ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें सीधा सीधा है कि जैसे डेमोक्रेसी में हम क्या है, हम अपने नेता वगैरह चुनते हैं, तो ये क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द यूजेस वी पुट देम टू। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन रिसोर्सेज यूज्ड फॉर मटेरियल एंड रिसोर्सेज यूज्ड फॉर एनर्जी। तो देखो ये क्वेश्चन शायद इसी मॉक में आगे भी आएगा। तो देखो इसमें क्या है, हमें प्राइमरी डिफरेंस बताना है जो मेटेरियल के लिए रिसोर्स यूज करते हैं और जो एनर्जी के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, मटेरियल्स आर यूज टू क्रिएट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स फॉर यूटिलिटी और ब्यूटी, एनर्जी सोर्सेज पावर बिल्डिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स स्टडीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेवरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज टू एक्सप्लोर देयर यूजफुलनेस। तो देखो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उन्होंने अलग अलग डेमोक्रेटिक देशों का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है ताकि समझे कि कौन सी चीज़ किस में यूजफुल है। मैच द फॉलोइंग कंट्रीज विद स्पेसिफिक आइडियल और कॉन्सेप्ट अडॉप्टेड। तो हमें बस ये बताना है कौन सी कंट्री से हमने क्या अडॉप्ट किया था। ठीक है, 53 में हमें सिर्फ ये बताना है कौन सी कंट्री से हमने क्या अडॉप्ट किया था।
तो देखो फ्रांस, फ्रांस हमने किया गया था फ्रांस से, तो इससे तो लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी। आयरलैंड से हमने क्या लिया था, डीपीएसपी, ठीक है, मतलब बी पार्ट। और यूएसए से हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी ली थी। तो 1 का सी, 2 का बी, 3 का ए, उल्टा है, 1 का सी, 2 का बी, 3 का ए, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। इन द ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्ले पॉट बनाना है, तो आफ्टर द बैटर क्ले इज शेप्ड ऑन a spinning wheel and dried, it is moved into a very hot fire inside a big oven। तो जो ये ओवन है, बड़ा ओवन है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम भट्टी बोलते, मतलब किल्न बोलते हैं, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। एवरी ईयर आफ्टर द रेन्स एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ, तो हर साल बारिश के बाद विंटर के महीनों में, a small town in Tamil Nadu plans a special welcome for migratory birds that arrive from the mountains to the warmer parts of India। ठीक है, तो ये कौन से हैं? ये ग्रे वैगटेल है जो वलपराई में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। इन विजुअल आर्ट व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग टेक्सचर बाय रबिंग ऑन सरफेस यूजिंग ए पेंसिल। तो बचपन में हम वो करते थे ना कि पेज के नीचे सिक्का रख लिया और उसके ऊपर पेंसिल चला के फिर उस पर टेक्सचर बनाते थे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फ्रोटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। A student uses a laboratory thermometer to measure the temperature of warm water in a beaker। एक बीकर में गर्म पानी लिया, उसका टेम्परेचर नापने के लिए एक बच्चा थर्मामीटर का यूज कर रहा है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट मेथड है? ऑप्शन ए, द थर्मामीटर इज टिल्टेड टू कंफर्टेबली रीड द स्केल, तो ये तो गलत है। ठीक है, द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर एक्टिवली टचेज द बॉटम ऑफ द, नहीं आएगा। द टेम्परेचर इज रेड आफ्टर टेकिंग द थर्मामीटर कंप्लीटली आउट ऑफ द वाटर, ये भी गलत है। द थर्मामीटर इज हेल्ड वर्टिकली एंड रेड वाइल इमर्ज इन द वाटर, ये सही है, ऑप्शन डी आ जाएगा, ऑप्शन डी ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। द एंटायर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैग ऑफ व्हीट और एनी अदर फूड आइटम फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर इज नोन एज फूड माइल्स। वाई इज इट इन्वायरमेंटली एंड इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस फूड माइल? तो ये कह रहे हैं जो मार्केट में फार्मर से लेके हमारे घर तक जो फूड आता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फूड माइल। तो इन्वायरमेंटली और इकोनॉमिकली क्यों जरूरी है कि हम उसको कम करें? तो पहले इट इंक्रीजेज द न्यूट्रिशनल फोर्टिफिकेशन, नहीं। इट कट्स डाउन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हाँ, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बचती है और पोल्यूशन भी कम होता है, ठीक है, और लोकल फार्मर्स को सपोर्ट हो जाता है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। व्हेन कोल्ड वाटर एंड आइस क्यूब्स आर केप्ट इन ए ग्लास टम्बलर वाटर ड्रॉपलेट्स एपर ऑन इट्स आउटर सर्फेस। ठीक है, तो एक गिलास के जार में जब हम ठंडा पानी और आइस क्यूब्स रखते हैं तो बाहर ना पानी की बूंद आ जाती है। तो व्हाट साइंटिफिक फेनोमेनन स्ट्रिक्टली कॉजेज दिस, तो किसकी वजह से ये होता है, ये पूछा है। तो देखो ये आ जाएगा हमारा, वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर कंडेंस अपॉन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद कोल्ड सरफेस। ठीक है, जो पानी की बूंदे, जो वाटर सरफेस, वाटर पानी की जो बूंदे मतलब हवा के अंदर होती है, तो वो क्या होती है, कंडेंस हो जाती है ठंडे सरफेस के टच में आने की वजह से, ऑप्शन सी आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिजिकल ग्रोथ व्हाट एज डज द ग्रोथ स्पर्ट जनरली पीक अमंग गर्ल्स। मतलब ग्रोथ स्पर्ट कब होते हैं लड़कियों में, ये पूछा है। तो देखो स्पर्ट ग्रोथ एडोलसेंस में होती है, तो लड़कियों में जब वो होता है, क्या कहते हैं, प्यूबर्टी आ जाता है, तो लगभग 12 ईयर्स। ठीक है, अब देखो ये सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 था कि द हिंदू में एक एडवर्टाइजमेंट है जिसमें आपको पीआरटी की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो इसमें आपको पहले एप्लीकेशन लिखनी है और फिर बायोडाटा लगाना है। ठीक है, तो आप कौन हो? मोहित मोइनी ऑफ 15 लाजपत नगर नई दिल्ली। तो देखो सेंडर्स एड्रेस, गैप दिया एक लाइन का, 5 मार्च, फिर एक लाइन का गैप, कमिश्नर केवीएस न्यू दिल्ली, एक लाइन का गैप, सब्जेक्ट लिखा, एक लाइन का गैप, सर मैडम, एक लाइन का गैप। With reference to your advertisement published in The Hindu, dated this, I wish to apply for the post. I have completed my BA, BEd and also qualified CTET. I would be grateful. Yours faithfully. Enclosure में क्या है? बायोडाटा। बायोडाटा का फॉर्मेट दे रखा है, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस, स्किल, लैंग्वेज नोन और हॉबीज भर दिया, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एज द क्लास ऑफ क्लास 4 write an analytical report on the academic performance of your class in the midterm examination highlighting subjects where student excelled and areas needing improvement। दो चीजें बतानी है, जहां पे बच्चों ने अच्छा किया है और जहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इंक्लूड रिकमेंडेशन फॉर रेमेडियल मेजर। तो रिपोर्ट बनाई हमने, रिपोर्ट की हेडलाइन सेंटर में आ गई, बोल्ड आ गई, प्रिपेयर्ड बाय, नेम, डेजिग्नेशन, डेट, बीच में एक लाइन का गैप है, फिर एक लाइन का गैप, इंट्रोडक्शन दे दिया। मिड टर्म एग्जामिनेशन ये मतलब इस महीने में हुए थे, इसलिए हुए थे। रिपोर्ट में क्या है, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास, आइडेंटिफाइज एरिया दैट रिक्वायर इंप्रूवमेंट, क्या फाइंडिंग निकली, तो यहाँ पे डाटा दे दिया हमने कुछ, उसके बाद एनालिसिस क्या रहा और रिकमेंडेशन क्या रही, इतना ही मांगा था, हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, स्वर संधि की परिभाषा लिखते हुए इसके प्रमुख भेदों, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, ऐदि संधि, सबको उदाहरण से ही समझाना है। तो स्वर संधि की परिभाषा दे दी, जब दो स्वरों के मिलने से उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, इसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण क्या है, विद्या प्लस आल है विद्यालय, यहाँ पे आ प्लस आ मिलकर क्या आ हो गया, इसलिए स्वर संधि है। स्वर संधि के प्रमुख भेद, दीर्घ संधि, जहाँ दो समान स्वरों के मिलने से दीर्घ स्वर बन जाते हैं, जैसे हिम और अचल जुड़ के क्या बन गया, हिमाचल, मतलब अ प्लस आ इक्वल टू आ बन गया। गुण संधि, अ के साथ ई उ ऊ और री ये आते हैं, तो इनके स्थान पर क्या हो जाता है, ए ओ अर हो जाता है। तो देव प्लस इंद्र, तो अ प्लस ई इक्वल टू ए हो गया देवेंद्र। वृद्धि संधि, अ के साथ ए ओ औ औ ये होते हैं, तो ए और औ बन जाता है, तो एक प्लस एक एकाएक। यन संधि में भी सेम है रूल, उदाहरण, ऐदि संधि में भी रूल, उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो, ये आधार है जिसके बेस पे हम डिफरेंस बताएंगे। फिर 5 मुहावरे, 5 लोकोक्ति का अर्थ और वाक्य प्रयोग बताना है। तो देखो, अर्थ के आधार पर क्या है, मुहावरा विशेष अर्थ देने वाला स्थायी वाक्यांश होता है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होता है, ठीक है, अनुभव पर आधारित पूर्ण वाक्य है, ये कोई पार्ट नहीं होता, सेंटेंस का पूरा सेंटेंस होता है। वाक्य में प्रयोग, वाक्य का हिस्सा बनकर रहता है, ये पूरा वाक्य होता है। उद्देश्य क्या है, भाषा को प्रभावशाली बनाना, किसी सत्य या शिक्षा को बताना। उदाहरण, नाक कटना और जैसा करोगे वैसा भरोगे। 5 मुहावरे और उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग। नाक कटना, अर्थ अपमान होना, वाक्य, परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने से उसकी नाक कट गई। अगला मुहावरा, आंखों का तारा, दांत खट्टे करना, हाथ पर हाथ धरे बैठना, कान भरना। लोकोक्ति की बात करें तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, जहां चाह वहां रहा, देर आए दुरुस्त आए, एकता में बल है और बूंद बूंद से सागर भरता है। ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 64 था ना। 5, 6, 7 मैथ्स के हैं, तो वो इनके बाद कर लेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 68 है, देखो, नेचुरल रिसोर्सेज कैन ब्रॉडली बी कैटेगराइज्ड इनटू बेस्ड ऑन देयर यूटिलिटीज टू ह्यूमन। 3 तरह के नेचुरल रिसोर्स होते हैं, लाइक, मटेरियल और एनर्जी। हमें तीनों को डिस्क्राइब करना है और एक एक एग्जांपल देना है तीनों का, ठीक है। फिर सेम क्वेश्चन हिंदी में भी, तो दोनों आंसर दे दिया मैंने, इंग्लिश में भी आंसर दे दिया और हिंदी में भी दे दिया। इंग्लिश में हमने एक्सप्लेन कर दिया है, लाइफ रिसोर्स क्या होता है उसका एग्जाम्पल दे दिया, वाटर। मेटल रिसोर्स क्या होता है, एग्जाम्पल दे दिया, वुड। एनर्जी रिसोर्स क्या होता है, कोल, ठीक है, कंक्लूजन बता दिया है। सेम टू सेम इसका हिंदी में आंसर दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल का एग्जाम्पल यूज करके ये बताना है कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की, ठीक है, सेम हिंदी में। तो नेचुरल इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज होती है वो 3 पार्ट में होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये एक दूसरे से कन्वर्ट रहते हैं, हमें एग्जाम्पल देना है अमूल का। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, ये वो डायरेक्ट होता है जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करता है, जैसे एग्रीकल्चर, खेती होती है, जमीन को यूज कर रहे हैं, फिशिंग, मछलियों को, पानी को यूज कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री, जानवरों को यूज कर रहे हैं डायरेक्ट। तो अमूल क्या यूज करता है, देखो, अमूल ज्यादातर डेयरी प्रोडक्ट्स बनाता है, तो वो काऊ और बफेलो को यूज करता है, ठीक है, और उनसे दूध निकालते हैं, उस दूध को वो यूज करते हैं ना, तो ये प्राइमरी सेक्टर की हेल्प हो गई। इसके बाद देखो सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। ये रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में बनाते कहाँ, फैक्ट्री या इंडस्ट्री में। इन केस ऑफ अमूल, जो मिल्क मतलब किसानों ने निकाला था, जो दूध निकाला था, उसको ये अपने डेयरी प्लांट पे लाके प्रोसेस करते हैं, उससे बटर, चीज, घी, कर्ड, मिल्क पाउडर ये सब बनाते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी हो गई। टर्सरी सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे सर्विसेज होती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। इसकी बात करें तो जो डेयरी प्रोडक्ट है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, मार्केटेड होते हैं, दुकानों पे बिकते हैं, मार्केट में बिकते हैं, ठीक है, अलग अलग रीजन में। तो ये टर्सरी सेक्टर। अब कोऑपरेटिव का रोल्स क्या है इसमें, इन रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन मिडलमैन, कि जो बिचौलिए होते हैं इन पे डिपेंडेंस कम हो, इसके लिए कोऑपरेटिव का क्या रोल है। तो देखो, द फॉर्मेशन ऑफ अमूल कोऑपरेटिव हेल्प फार्मर्स इन सेवरल वेज। फार्मर कुड सेल मिल्क डायरेक्टली टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, eliminated the role of middleman, farmers started receiving fair and assured prices, और it improved their income and economic condition, ठीक है, कंक्लूजन दे दिया। अब यहीं पे सेम आंसर ये हिंदी में भी है। अब लास्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड एंड ध्यानचंद खेल अवार्ड, ठीक है, तो उनके कोर ऑब्जेक्टिव के बेस पर डिफरेंस बताना है। तो कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड उसको दिया जाता है जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म करे, ठीक है। ध्यानचंद अवार्ड लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए आता है, और ये ज्यादातर तब आता है जब आप रिटायर हो जाते हो। फोकस किस पे रहता है, करंट और रिसेंट परफॉर्मेंस पे, इसका होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट। एलिजिबिलिटी क्या है, एक्टिव होना चाहिए, वो स्पोर्ट्स पर्सन अभी खेल रहा होना चाहिए, ठीक है, और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस हो। वो रिटायर होना चाहिए, ठीक है, जिसने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करा हो। पर्पज क्या है कि एक्सीलेंस और दूसरे एथलीट्स को मोटिवेट करे। इसमें क्या है, लाइफ लॉन्ग जो उन्होंने डेडिकेशन दिया है उसको ऑनर करना, ठीक है।
ये डिफरेंस इनमें दोनों में बेसिक, सेम ये हिंदी में भी है। अब देख लेते हैं जो 3 क्वेश्चन मैथ्स के बचे हैं वो कर लेते हैं। अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल 50% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, देन गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है, 50% ऊपर मार्क प्राइस रखता है और डिस्काउंट देता है 20%। अगर कॉस्ट प्राइस 800 रुपये है तो मार्क प्राइस क्या होगा? तो 800 का 50% क्या होगा? 50% ऑफ 800 400 होगा। तो मार्क प्राइस कितना हो गया? 1200। नेक्स्ट है फाइंड सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। तो 20% इस पर डिस्काउंट है, तो 80% ऑफ अगर 1200 निकालें, ठीक है, तो ये आ जाएगा 80/100, 20 से 20 खत्म, 12 8 जा 96, 960 रुपये हो गया सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट है फाइंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखो 800 रुपये क्या था कॉस्ट प्राइस, 800 रुपये का सामान 960 का बेचा है, 160/800 इंटू 100, 20% आ गया प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज 20% और प्रॉफिट आ गया 160 रुपये। ठीक है, what डिस्काउंट शुड बी गिवन, परसेंटेज शुड ही गिव टू हैव नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अगर 1200 रुपये का सामान 800 का बेचना हो तो 400 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ेगा। 400 का डिस्काउंट 1200 पे कितना हुआ है? ये होगा 33.33%। ये परसेंटेज देता तो उसका ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। इसमें क्वेश्चन में क्या है? अ पॉलीहेड्रन हैज 12 वर्टिसेस एंड 30 एजेस। तो देखो वर्टेक्स है 12, एजेस है 30। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ फेस। तो हम यूलर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो एफ प्लस 12 माइनस 30 इज इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा एफ माइनस 18 इज इक्वल टू 2, एफ इज इक्वल टू 20। ठीक है, 20 फेसेस आ गए, फाइंड द नंबर ऑफ फेस, एफ इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट है नेम द पॉलीहेड्रन। तो वो पॉलीहेड्रन जिसके 20 फेस होते हैं, तो 20 फेस वाले पॉलीहेड्रन को हम नाम देते हैं आइकोसाहेड्रन, आइकोसाहेड्रन। ठीक है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला। तो देखो हमने उसी से निकाला था, ये तो हो ही जाएगा खुद ही। एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2 आना चाहिए। ठीक है, तो 20 प्लस 12 माइनस 30 इज इक्वल टू 2, 20 प्लस 12 32 माइनस 30 इज इक्वल टू 2, और 2 इज इक्वल टू 2। तो फॉर्मूला वेरीफाइड है, फॉर्मूला वेरीफाइड है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है इफ टू वर्टिसेस आर स्लाइस्ड ऑफ। देखो इस पार्ट को ध्यान से देख लेना। इफ टू वर्टिसेस आर स्लाइस्ड ऑफ व्हाट विल द न्यू। देखो इसमें ये कह रहा है कि अगर हम एक वर्टेक्स को काट दें, ठीक है, तो क्या होगा? और इसमें तो क्वेश्चन में बोला है 2 वर्टेक्स को काट दें। तो देखो जब भी हम एक वर्टेक्स को काटते हैं ना, तो फेस बढ़ जाता है 1 से। ठीक है, क्योंकि वहां पे जहाँ पे वो कॉर्नर था, उस कॉर्नर को हटाएंगे तो वहां पे एक फेस बन जाता है। ठीक है, तो फेस इंक्रीज हो जाएगा 1 से। वर्टेक्स क्या हुआ है? जब एक ओल्ड वर्टेक्स गया है तो नए वर्टेक्स आएंगे, तो जहां जहां पे वो कट जो एजिस से मिलेगा वहां पे हमारे क्या हो जाएंगे? वर्टेक्स बन जाएंगे। तो आइकोसाहेड्रन में हर वर्टेक्स जो है वो 5 एज से मिलता है। तो एक वर्टेक्स जाना मतलब 5 नए वर्टेक्स का आना है। ठीक है, तो देखो जब भी 1 वर्टेक्स स्लाइस हो, ठीक है, तो जो फेस है वो +1 हो जाएगा। ठीक है, जो वर्टेक्स है वो +5 हो जाएगा इन केस ऑफ आइकोसाहेड्रन। ठीक है, और जो एजेस है, ठीक है, वो फिक्स नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए ये समझ लो कि अगर वो जो कट लगे, 2 से वर्टेक्स जो काटे हमने, ये फिक्स नहीं है, पर ये क्या होता है? न्यू एजेस क्रिएट होती है, नई एज तो बनेगी। अब देखो जो न्यू फेस होंगे वो क्या होगा? तो न्यू फेस, पहले फेस थे 20, और न्यू फेस दो वर्टेक्स, एक वर्टेक्स के लिए एक फेस है, 2 वर्टेक्स के लिए 2 फेस। तो न्यू फेस हो गया 22। ठीक है, अगर हम वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स से पहले 12, उनमें से 2 तो चले गए। ठीक है, और एक के बदले में 5 आते हैं, 2 के बदले में कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। तो 12 माइनस 2 प्लस 10, तो 12 माइनस 2 10 प्लस 10 20 हो गया। ठीक है, नए वर्टेक्स हो गए 20 न्यू, और जो एज होगी वो भी कितनी होगी? 5 न्यू एज आ जाएगी,
5 न्यू एज। ठीक है, हर स्लाइस पे, एक स्लाइस पे, वन स्लाइस। जैसे 5 वर्टेक्स आए तो 5 न्यू एजेस आ गई। ठीक है, तो अब पहले एज कितनी थी 30, अब वो कितनी आ गई 2 5 जा 10, 30 प्लस 10 40, 40 न्यू एज। बस यही बताना था ना। व्हाट विल बी द न्यू एफ वी ई, तो न्यू एफ हो गया हमारा 22, न्यू वी हो गया हमारा 20 और न्यू ई हो गया हमारा 40। हो गया। अगर इसका भी वेरिफिकेशन करें, एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2 आना चाहिए। न्यू एफ कितना है 22, न्यू वी कितना है 20 माइनस 40 इक्वल टू 2, हो गया 42 माइनस 40 इक्वल टू 2, हो गया 2 इक्वल टू 2। ये भी सही है, हो गया क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन है, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। एक वॉल है जिसके अगेंस्ट एक 15 मीटर की लैडर खड़ी है। द फुट इज 9 मीटर फ्रॉम द वॉल, तो ये 9 मीटर है। ठीक है, हाउ हाई डज द लैडर रीच। देखो इसमें हाइट पूछा है, हाउ हाई डज द लैडर रीच, तो ये हाइट पूछी है। तो ये अगर एक्स है तो देखो इसमें हमें क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 15 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये हो गया 81, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 225। तो 225 माइनस 81 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ये कितने का 4, 22 में 60 गया 14, 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, एक्स इक्वल टू 12 आ जाएगा। हाइट कितनी आई 12 मीटर। हो गया। नेक्स्ट है, इफ द फुट इज मूव्ड 3 मीटर क्लोजर, अगर ये फुट 3 मीटर आगे आ जाए। ठीक है, तो ये तो 15 मीटर ही रहेगा। ये अगर 6 मीटर हो जाए तो ये कितना आएगा, तो सेम रहेगा इस बार भी। तो 225 इज इक्वल टू 36 प्लस एक्स स्क्वायर, या बाई कर देते हैं हम। ठीक है, तो 36 इसमें से जाना है तो ये आ जाएगा 189, 189 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू 189 का स्क्वायर रूट, जो क्या आएगा 13.75 मीटर के आसपास। ठीक है, तो ये वाली हाइट भी हो गई 13.75 मीटर। नेक्स्ट है, इफ द फुट स्लाइड्स 3 मीटर फार्दर अवे फ्रॉम ओरिजिनल, अगर इससे 3 मीटर ये आगे निकल जाए, तो पहले 9 था अभी हो गया 12, तो ये है 15 और ये कितना है, तो वही है 225 माइनस 144 इज इक्वल टू, अब जेड कर लेते हैं इसको, जेड का स्क्वायर। इसको करेंगे तो अब ये कितना बचेगा 225 माइनस 81 बचेगा, जेड का स्क्वायर, तो जेड इक्वल टू 9 मीटर। ठीक है, ये हो गया हम लोअर 9 मीटर। नहीं, अब इसने पूछा हाउ मच लोअर, अब वो पहले से कितना नीचे आया है, तो पहले वो 12 मीटर था, अभी वो है 3 मीटर लोअर, 3 मीटर लोअर। ठीक है, हाउ मच हाइयर डज इट रीच, अब वो उससे पहले में पूछा कितना हाई पहुंचेगा, तो वो पहले कितना जा रहा था 12,000 था, अब वो जा रहा है 13%, तो हो जाएगा 1.7 मीटर हाई। ठीक है, क्वेश्चन था हाउ मच हाइयर डज इट रीच, तो पहले जितना था उसके बाद अब वो और कितना ऊपर जा रहा है, अगर ये पीछे सरका दे, सीढ़ी पीछे सरका दे, तब कितना जा रहा है, तो पहले वाले में आएगा 1.75 मीटर ऊपर और इस वाले में आएगा 3 मीटर लोअर। ठीक है, अब हो गया। तो देखो आंसर के और कंप्लीट मॉक टेस्ट सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट के बाद वीडियो जो है वो अगले दिन 7 बजे तक आ जाएगी। आज लेट हो गया इसलिए थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, वरना 7 बजे तक वीडियो आ जाएगी। पीडीएफ वर्जन सॉल्यूशन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं होता है। बाकी तो हो गया। ठीक है, आज टेलीग्राम पे एक मैसेज डाला था तो उसका कमेंट कर देना। ठीक है, यहाँ पे भी आप बता सकते हो कि क्या ये सीरीज हमें कंटिन्यू रखनी है या नहीं। ठीक है, वो मैसेज एक बार आप टेलीग्राम पे मैसेज पढ़ लेना, अच्छे से पूरा डिटेल में लिखा है। उसके बाद हमें बता देना कि ये सीरीज कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी है। रखनी है तो कमेंट कर देना, नहीं रखनी है तो भी कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।